विपरीत भारत की जो शिक्षा संस्थाएं हैं ये विश्व की सारी चीजें देखती हैं, केवल और केवल अपने को छोड़कर। आप उदाहरण के रूप में देखिए, भारत के विभिन्न अर्थशास्त्र के अकादमिक संस्थान बहुत सारी परिचर्चाएं करती हैं और केवल शिक्षा के अर्थशास्त्र पर बात नहीं करती। यहां मानविकी संकाय के 2 लोग बैठे हुए हैं और विज्ञान संकाय के एक कुलपति जी बैठे हुए हैं। आप प्रबंधन शैली के बहुत सारे अकादमिक संस्थान उठा लीजिए, उनकी प्रबंधन शैली आप देखिए तो 20वीं सदी। आप ऐसे परिस्थितियों में जब हम क्या हैं उस पर नजर नहीं डालते हैं, तब उसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी की जरूरत होती है। इसलिए बहुत जरूरत होती है कि कोई शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से, नई शिक्षा नीति या शिक्षा नीति कोई नई चीज नहीं कि अभी 29 जुलाई को आगे नई शिक्षा नीति पहली चीज। 1968 से लेकर के शिक्षा नीतियां यात्रा कर रही और हर शिक्षा नीति का अपना एक उद्देश्य। आदमी कुलपति जी, आपको याद है कि जब 1968 की शिक्षा नीति आई थी तो उसका अपना एक उद्देश्य था, सामाजिक दक्षता, समाजवादी राज। जब 86 की नीति आई तो राष्ट्रीय एकरूपता लक्ष्य रखा गया और जब सन 2020 की नीति आई तो उसका उद्देश्य रखा गया कि हम विश्व में ज्ञान का सुप्रीम पावर बनना चाहते हैं। आपका जैसा उद्देश्य होगा उसी तरीके की तो पालसी करेंगे। फिर आप ये नहीं सोचते किसके बैड फीचर्स क्या आएंगे और पॉजिटिव फीचर्स क्या आएंगे। एक बात का हम जवाब देकर के हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि विजय प्रताप त्रिपाठी जी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उपबंध नहीं किया गया है। तो इस विषय में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये फंडामेंटल राइट है, शासन नीति में उल्लेख करे या न करे वो फंडामेंटल राइट बना रहेगा, वो अधिकार बना। जब हम नई शिक्षा नीति के प्रारूप को देखते हैं, नई शिक्षा नीति को देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के 2014 के मैनिफेस्टो में लिख दिया गया था कि हम नई शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं और 16 के आसपास सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसको ये नकार देते और फिर के कस्तूरी रंगन की समिति को फॉर्मेटिव बनाते हैं और उसका 29 जुलाई को ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कैबिनेट के द्वारा। प्रश्न यह है कि आपको जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आपको 5-5 साल लग जाते हैं अपने मैनिफेस्टो में दिए गए बात को पूरा करने के लिए। ये कोई जोड़ी नहीं कि आप नई शिक्षा नीति लाते तभी ये बात पूरी हो सकती थी। भाई आपको 21 का के थ्रू फंडामेंटल राइट मिला, आंशिक संशोधन 92 में हुए, कोई बहुत बड़ी कमेटी नहीं लाई गई, कम समय में किया जा सकता। ठीक है, नई शिक्षा नीति आई। आज नई शिक्षा नीति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत सारे वेबिनार आयोजित किए। ब्रिजभान सर जी हैं, आपने भी गोष्ठियां आयोजित किया। 2 प्राचार्य और कुलपति हैं, आप लोग सेवानिवृत्त हैं, हो सकता है बात आप तक ना आई हो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे राजकीय महाविद्यालयों और एडेड कॉलेजों से निवेदन किया कि आप इस पे वेबिनार कराइए और शिक्षा गोष्ठी का फीडबैक दिए। उसी क्रम में अमित पांडे और धर्मेश सिंह ने आयोजन किया। ये नॉन गवर्नमेंट एक्टर हैं जो गवर्नमेंट का सहयोग कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जब हम इनकी पूरी पॉलिसी देखते हैं तो हम आपको पॉलिसी बताते हैं और उसका समालोचना भी देते हैं। थोड़ा आपको टाइम लग जाएगा, हम क्षमा चाहते हैं सबसे, लेकिन हमको उम्मीद है कि हम आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझा देंगे बहुत अच्छी। जब उठाते हैं तो 5+3+3+4 का ये स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल और केवल 10+2 इंटरमीडिएट तक का है।
3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 प्री प्राइमरी पढ़ेगा और कक्षा 1-2 पढ़ेगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब प्रश्न ये है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 या 8 तक सुधीर जी बैठे हुए हैं, अभी इनके सामने समस्या आने वाली है जैसे इंप्लीमेंट यूपी गवर्नमेंट करती है। कक्षा 3 से तो ये जो 3 साल के प्राइमरी में जा रहा बच्चा, इसको पढ़ाएगा कौन? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ट्रेंड नहीं है। प्रश्न ये है कि आपने सेम पैटर्न प्राइवेट को दिया, उनके यहां जैसे विजय प्रताप त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ट्रेंड व्यक्ति मौजूद है, तो ऐसे में जो शिक्षा की समरूपता थी वो उचित नहीं जान पड़ती, नहीं दिखलाई पड़ती है। प्रश्न है कि एक साइकोलॉजिस्ट था इरिक रेप्शन, उसके साइको सोशल थ्योरी है, वो कहता है कि 6 वर्ष से कम के बच्चे को विद्यालय नहीं भेजना चाहिए। प्राइवेट स्कूल ले रहे, ठीक है ले रहे, आप गवर्नमेंट हो तो ये थ्योरी एकेडमिक रूप से प्रूव्ड है, अनुमोदित है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी चीज, विश्व के हमने लगभग 25 देशों का अध्ययन किया, भारत एक पहला देश होने जा रहा है शायद कि 3 वर्ष में बच्चे को हम ले जा रहे हैं, नहीं तो एक देश है 4 और इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह 5 और 6 वर्ष की उम्र में बच्चे को स्कूल में लाना है। तो कहीं ना कहीं अर्ली एज में बच्चे को स्कूल में लाना उचित नहीं जान पड़ता है। हाँ, ये किया इन्होंने, अच्छी बात है कि खेल आधारित व्यवस्था या शिक्षा की बात फाउंडेशन स्टेज पर। फिर आती है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा 3, 4, 5 मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाएगी, संख्यात्मक ज्ञान दिया जाएगा और बुनियादी साक्षरता दी जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है, मातृभाषा में पाया हुआ शिक्षा पाया हुआ बच्चा, उसका मानसिक डेवलपमेंट ज्यादा, ठीक। लेकिन प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश की मातृभाषा विश्वांशर और तमिलनाडु की मातृभाषा दोनों में अंतर है। जब एक बच्चा मातृभाषा में पढ़ा हुआ बच्चा कक्षा 4 में ट्रांसफर होकर के तमिलनाडु जाएगा, आप भ्रमण की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट है। जब तमिलनाडु जाएगा तब वो बच्चा कैसे सर्वाइव करेगा? एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि मातृभाषा में शिक्षा को आपने बाइंडिंग नहीं किया, बाध्यकारी नहीं किया, अर्थात जो आज कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम के चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। जब वो चलते रहेंगे तो आगे का कंपटीशन क्या होना है? इंग्लिश का होने वाला है। मातृभाषा में शिक्षा पाया हुआ बच्चा, उसका कंपटीशन इंग्लिश मीडियम के बच्चे से होने जा रहा है। ऐसे में क्या होगा? फिर वही दुखद परिस्थितियां पैदा होगी। इंग्लिश के लिए बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा करके बड़े बड़े कोचिंग संस्थान आए और वे कोचिंग संस्थान बड़े बड़े दाम में आपके बच्चे को अंग्रेजी सिखाएंगे। अब आते हैं हम फाउंडेशन मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में 6, 7, 8 कह रहे कि इसमें हम कौशल स्किल्स पर एजुकेशन दे दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, स्किल्स दीजिए। कितने को देंगे? 50% को देंगे, 50% छात्र को स्किल बना देंगे, ठीक है, अच्छी बात। हम और उद्देश्य क्या है कि ड्रॉप आउट रेशियो को प्राइमरी एजुकेशन इंटरमीडिएट तक जो 50% या 56% के आसपास है उसको 100% ले जाने। प्रश्न ये है कि जब आप स्किल कर देंगे बच्चे को तो वंचित तबका जो है वो क्या करेगा? जिसको खाने के लिए दिक्कत है वो जैसे ही स्किल होगा वो भाग जाएगा, कहीं रोजगार के काम करने लगेगा, अपने भूख मिटाने का काम करने लगेगा, परिवार के उत्पादन का साधन बनने का काम करेगा। विद्वान सब है, डॉक्टर लालजी त्रिपाठी जी हैं, हमारे पितामह हैं, यूपीसी में हैं, बहुत सारे चेहरे 2 ही बार दिखते हैं, एक प्रवेश के दिन, दूसरा परीक्षा के दिन, वो सब सूरत रहते हैं। तो जो आप आए थे ये कहने कि हम ड्रॉप आउट रेशियो खत्म करके हम 100% जीईआर लाएंगे, क्लास एनरोलमेंट रेशियो 100% इंटरमीडिएट लेवल लाएंगे, वो तो आपकी शिक्षा नीति से ही स्पष्ट हो रहा है कि नहीं बन पाएगा।
क्योंकि जब तक सारे पेट को भोजन, सारे तन को वस्त्र और सारे व्यक्ति को घर नहीं मिलेगा, तब तक ये रेशियो नहीं होगा। एजुकेशन पॉलिसी से ये नहीं होगा। कक्षा 6 में आपने डिजिटल एजुकेशन की कोडिंग ला दिया, जरूरत है। आज ऑनलाइन कंप्यूटर शिक्षा की जरूरत है, बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे मन में बात भी पहुंचती है कि आपके पॉलिसी में प्रोडक्ट पहले आता, पॉलिसी बाद आता। जब निर्णय लेते हो निर्णय बाद में आता है और प्रोडक्ट पहले आता था। माइक्रोसॉफ्ट के ई-कोडिंग के प्रोडक्ट पहले आ गए और पॉलिसी बाद में। तो या तो हमारा जो शिक्षा में नियमों के निर्धारण के लिए समितियां बन रही हैं, या उनमें दूरदर्शिता नहीं है, या दूरदर्शिता है तो हम निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है हमारी सरकार से ज्यादा तेज सोच रहा है। आप 6, 7, 8 मिडिल स्टेज में कर लिया, अब आता है 9 से 12, ये सेकेंडरी स्टेज, ये माध्यमिक शिक्षा। यहां एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन के अंतर्गत किया इन्होंने कि स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया। जो विज्ञान, जैसा संतोष जी कह रहे थे वैसा किया कि विज्ञान संकाय खत्म, कला संकाय खत्म, वाणिज्य संकाय खत्म, एग्रीकल्चर खत्म। अब क्या होगा कि अब जो बच्चा है हिंदी के साथ गणित पढ़ेगा, जंतु विज्ञान के साथ सोशियोलॉजी पढ़ेगा। सेमेस्टर एनुअल एग्जामिनेशन खत्म कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम 9th में अडॉप्ट कर लिया। कोर्स को 2 भागों में कर दिया, एडवांस सब्जेक्ट और मीडियम लेवल का सब्जेक्ट। 2 पेपर होंगे, आप उसमें से जो चूज कर सके कर। परीक्षाएं 11th 12th पे 2 बार, ठीक है, अच्छी बात है। कम से कम हर आदमी को, हर बच्चे को अपने को डेवलप करने की स्थिति आएगा। जब हम हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं तो जैसा कि सब लोगों ने बताया कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को लाए, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की बात है। हाँ, ये समस्या थी। 3 प्रशासक बैठे हुए डिग्री कॉलेजेस में कि बच्चा BA1 कर लेता था, BSc कर लेता था, कहता था 4 साल बाहर रहे, आप करना चाहते थे तो यही प्रशासक लोग कहते थे बेटा 5 वर्ष में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था, जोड़ लो, ये 5 वर्ष बचा हो, ये तुम्हारा डिग्री 5 वर्ष में कंप्लीट हो सकती, तो आ जाओ फॉर्म भर दो, नहीं तो कोई संभव नहीं। और उसका 7 वर्ष निकला। अब इन्होंने क्या किया कि जैसा विजयता त्रिपाठी जी ने कहा कि क्रेडिट बैंक बना दिया, आप पढ़ते जाइए, उसमें जमा होता जाएगा नंबर। यदि 1 साल गया, जो ग्रेजुएशन 3 वर्ष का था उसको बढ़ा के 4 वर्ष किया। कहा यदि आप 1 वर्ष ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते हैं तो सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन हम आपको दे देंगे, आपका बर्बाद नहीं होगा, ठीक। 2 वर्ष आपने पढ़ाई कर लिया तो आपको मैं डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन दे दूंगा, 3 वर्ष पढ़ाई कर लिया तो डिग्री इन ग्रेजुएशन दे दूंगा, और 4था वर्ष कर लिया तो रिसर्च इन ग्रेजुएशन, ठीक। अच्छी बात है। ये हम लोग इस पहल का स्वागत करते हैं और बच्चों को जो टाइम पीरियड खराब होता था वो टाइम बचेगा। ये एक सकारात्मक पहल है, सकारात्मक प्रयोग होने चल रहा है, ये अच्छी बात है। इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। और जो बच्चा डिग्री में ग्रेजुएशन किया वो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, और जो बच्चा रिसर्च इन ग्रेजुएशन किया वो 1 साल की पीजी करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। उसके पश्चात जैसे आप आते हैं एमफिल को खत्म कर देते हैं और पीएचडी में आपका डायरेक्ट एमएसए एडमिशन होगा, और पीएचडी में कुछ घंटे आपको शिक्षण कार्य के लिए बाध्यता। प्रश्न 2 है कि 2 विषय हैं, संगीत, मैडम बैठी, अभी मैं काशी विद्यापीठ के वेबिनार में शामिल हुआ था संगीत विभाग का, कि पूरे 66 पेज का जो ज्ञात आया
और दूसरी चीज है खेल, फिजिकल एजुकेशन की चर्चा में। हो सकता है कि जो ड्राफ्ट बचा है आने को उसमें हो, लेकिन जो प्राइमरी पीपीटी वगैरह एमएचआरडी ने जारी की है उसमें ये चीजें नहीं है। जबकि संगीत एक ऐसा विषय है कि प्लेटो कहता है कि मुझे देश के लिए गाने लिखने दो, मैं नहीं ध्यान देता कि कौन क्या कर रहा है। यानी संगीत की शिक्षा पाया हुआ है एक उत्कृष्ट नागरिक बनकर निकलता है। ऐसी दशा में ऐसी ललित कलाएं उपेक्षित हो जाती हैं। आप आइए, डॉक्टर लालजी त्रिपाठी जी बैठे, यूपीसी जी बैठे, रेगुलेटरी बॉडीज में लोग काम करते, जो यूजीसी थी और नई सब खत्म होकर के हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनने जा रहे, कह रहे कि फेसलेस संगठन होगा। फेसलेस का मतलब क्या है? अभी डॉक्टर लालजी त्रिपाठी जी यूपीसी की बात करेंगे फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हमने पढ़ा तो देखा कि फेसलेस का मतलब है कि वो दस्तावेज के आधार पर काम करेगा, भौतिक रूप से भ्रमण नहीं करेगा। यूजीसी और नए प्रत्यायन परिषद जब भौतिक रूप से भ्रमण करते थे तो अध्यापकों से बात करते थे, बच्चों से बात करते थे, साथ ही साथ आधारभूत सुविधाओं को देखते थे, एक फीडबैक आता था। लेकिन जब फेसलेस होगा, दस्तावेज के आधार पर काम होगा, तो ये जो फीडबैक आता था इसमें कहीं ना कहीं कमी आई, जो कि हमें उचित नहीं जान पड़ता। कह रहे कि हम हायर एजुकेशन में विश्व के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज को खोल रहे हैं, सेक्टर हायर एजुकेशन का आप खोल रहे। प्रश्न यह है कि शासन सत्ता में बैठने पर आइडियोलॉजी कैसे चेंज होती है? क्यों चेंज होती है? यूपीए गवर्नमेंट आई, यूपीए गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को भारत में आने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। उस प्रस्ताव में एक बात यह भी दी थी कि सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। तब एनडीए गठबंधन जो था इस बात के विरोध में था, और आज बिना सिक्योरिटी मनी के टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स को भारत में आने का न्योता मिल रहा है। ये ऐसा क्यों हो? ये प्रश्न है। ओम प्रकाश त्रिपाठी जी बैठे हैं, 98 से हमको प्यार मिल रहा है, तो सारी बातें हैं, लेकिन वो नीति निर्माण कर्ताओं से संबोधित प्रश्न है, उनसे नहीं है। तो प्रश्न ये है कि आप जैसे ही हायर एजुकेशन में फॉरेन यूनिवर्सिटी बुलाते हो, तो ये जो हमारी ग्रांट बेस्ड इकोनॉमी थी वो तुरंत लोन बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो 2-3 रुपए में नहीं पढ़ाएगा। चकिया के प्रिंसिपल थे डॉक्टर संगीता सिन्हा, उनसे एक बच्चे का मेरा एडमिशन हुआ और क्लास में चली, कहा पढ़ लो बेटा, जो चल रही है, इसके बाद तुम्हारा बहुत जल्दी ही एडमिशन भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्दी प्राइवेटाइजेशन की स्थिति में आ जाएगी। तब 3,000 रुपए 3500 में नहीं होगा। मेरे कॉलेज में 3500 में एडमिशन होता है एमए में, और प्राइवेट डिग्री कॉलेज में 10,000 में होता है। उसकी अपनी मजबूरी है, सीमा। तो जैसे ही ग्रांट बेस्ड इकोनॉमी को लोन बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे, तब जो आप हायर एजुकेशन का 50% जीआर जो 26.8% है विद्वान की, 26.8% जीआर है, उसको 50% करने का है। जैसे ही आप शिक्षा को महंगा करेंगे, अपने आप जीआर घट जाएगा। 26.8 बहुत प्रोत्साहित करेंगे, 32, 30, 35 हो जाएगा। लेकिन 50% जो आप आइडियलिस्टिक मेजरमेंट रखें, वो हमको नहीं लगता कि इस नई शिक्षा नीति से प्राप्त हो सकेगा। एक और बात, आप डॉक्टर यूपी सिंह साहब हैं, आप विश्वविद्यालयों में भी बैठ के काम किए, डॉक्टर लालजी त्रिपाठी जी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में बैठ के काम किए। अब विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देंगे, विश्वविद्यालय के कॉलेज को 15 वर्ष में ऑटोनॉमी देने जा रहे हैं। डिग्री कॉलेज कहा कि हम फ्री कर दीजिए, बहुत अच्छी बात। क्या ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी किस आधार होगा? एक तो ये बात है।
कि भाई जो शिक्षण का तरीका है या शिक्षण है, जो और छात्र दोनों मुक्त वातावरण में संवाद कर पा रहे, क्लास इंस्टीट्यूट अपने को गवर्न कर पा रही है नहीं, और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप ये बताइए इसमें कौन सी आपदा रह पा, इसके आधार पर 3 प्रकार के विश्वविद्यालय बनने जा रहे हैं। वो कौन से विश्वविद्यालय होंगे पांडे जी? वो होंगे यूनिवर्सिटी, रिसर्च यूनिवर्सिटी पहला, दूसरा है टीचिंग यूनिवर्सिटी और तीसरा है अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी बना। आप ये बताइए कि जब समाज में ग्रेडेड यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो जो मनु स्मृति को पढ़ करके भाव उपजा रहे थे लोग, कहीं वो विश्वविद्यालयों के बारे में भाव तो नहीं उपजेगा? अरे ये तो रिसर्च यूनिवर्सिटी का पढ़ा है, अरे छोड़ो ये कहां का है? अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी का। तो वर्ण विकार की भावना पैदा होने की एक संभावना दिखलाई पड़ती है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज है कि कह रहे हैं हम हायर एजुकेशन में 50% जीईआर करेंगे, क्लास एनरोलमेंट रेशियो करेंगे। 50% रेशियो करने के लिए हमें मिल गया है, क्योंकि हमें लगा कि इन बातों को नहीं छुआ गया, इसलिए तो जीईआर 50% करने के लिए कहा। अब जीईआर जैसे ही 50% होगा, इसके लिए लगभग 3.5 करोड़ उच्च शिक्षा में सीटें वृद्धि करनी पड़ेगी। 3.5 करोड़ सीट मामूली चीज नहीं है। आप इसको 3.5 करोड़ सीट वृद्धि करना आसान काम नहीं, कैसे कर लेंगे या कर भी लेंगे? विद्वान सर एक उदाहरण समाज में पर्याप्त रूप से उद्धृत है कि 10 साल में 10 बेटे के आईआईटी आई, लेकिन जब विद्वान सर के बेटे को आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो किस आईआईटी में चाहिए? पुरानी वाली आईआईटी में चाहिए, नई वाली आईआईटी में चाहिए, पटना आईआईटी में नहीं चाहिए, ऋषिकेश एम्स में एडमिशन नहीं चाहिए। तो प्रश्न है गुणवत्ता विहीन संस्थाओं के उद्भव से क्या मिलेगा? कुल मिलाकर ये देखा जाए तो शिक्षा नीति जो 34 साल बाद आई, इसका आना आवश्यक था। कुछ सकारात्मक पहल है, उसका स्वागत किया जाना है, स्वागत किया जा रहा है, लेकिन जो उसके लागू होने के बाद नकारात्मक या ऋणात्मक वृद्धि को दिग्दर्शित करते हैं, उनको भी उपजा जैसे संगठनों ने अवसर दिया है, उनको रेखांकित किया जाए। और मैंने उसको समालोचनात्मक दृष्टि को धारण करके रेखांकित करने का प्रयास किया है, और हमको इस कार्यक्रम में अवसर देने के लिए डॉक्टर अमित पांडे जी और धर्मेंद्र सिंह जी को आभार। हमने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा हमें आपसे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे बीच में